हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे सरफेस केमिस्ट्री का जो भी हमने पहले 2 लेक्चर देखे। उस 2 लेक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर में जो भी बेसिक टर्म्स है एड्जॉर्प्शन की वो देख लिया। उसके बाद टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन देख लिए, जिसमें फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन ये 2 टाइप्स थे। सेकंड लेक्चर में फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये देख लिए थे। आज हम जो थर्ड कंसेप्ट है सरफेस केमिस्ट्री का, जो भी इम्पॉर्टेंट है, या फिर फ्रेंडलिच से क्वेश्चन आता है और फ्रेंडलिच से क्वेश्चंस नहीं आया तो फिर नेक्स्ट स्टेप लैंगमुयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में क्वेश्चन आता है। तो हम आज सबसे पहले लैंगमुयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले तो जो भी लैंगमुयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है वो एक थ्योरी बेस्ड कंसेप्ट है। इसमें ज़्यादा तो आपको थ्योरी पॉइंट्स पहले दिखेंगे, उसी थ्योरी पॉइंट से अप्रोच करके हम कुछ 2 फार्मूले, वो 2 फार्मूले मैं आपको बताऊंगा और उस 2 फार्मूले के ऊपर भर भर के न्यूमेरिकल्स एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे और सेंटेंस के बारे में भी ट्रू या फॉल्स ये भी क्वेश्चंस पूछ गए। इसलिए हम सबसे पहले आज लैंगमुयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बेटा, जो भी लैंगमुयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, मैं अभी लिखता हूँ लैंगमुयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये लैंगमुयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की हम जब चर्चा करेंगे तो सबसे पहले मैं कुछ आपको पॉइंट लिख लूँगा, कुछ पॉइंट लिखूँगा, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सीधा रेफरेंस बुक से उठाए हुए पॉइंट है, इसलिए मैं अभी पॉइंट लिखूँगा। उसके बाद उस पॉइंट में जो भी क्या कंसेप्ट दड़ी हुई है वो हम देखेंगे और हम उसी हिसाब से आगे डेरिवेशन करके जाएंगे। सबसे जो पहला पॉइंट है लैंगमुयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में, वो पहला पॉइंट बताता है बेटा कि मैं लिख के ही लाया हूँ पॉइंट्स, क्योंकि कोई एक शब्द इधर उधर हो गया तो फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग से पेपर में आईआईटी एग्जाम लेवल के पेपर में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मैं पॉइंट वाइज लेके आया हूँ। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि द लेयर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, द लेयर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल ऑन द सॉलिड सरफेस, the layer on the gas molecule on the solid surface is one molecule thick। ब्रैकेट में लिखता हूं मोनोलेयर फॉर्मेशन। मैंने पहला पॉइंट लिख लिया है कि द लेयर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल ऑन द सॉलिड सरफेस इज वन मॉलिक्यूल थिक। वन मॉलिक्यूल ठीक, या फिर मोनोलेयर फॉर्मेशन मैंने आपको उसमें बताया। इसका मतलब जो भी लैंगमुयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म हो रहा है, उस लैंगमुयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या बताती है कि जो लेयर है गैस मॉलिक्यूल की, एड्जॉर्बेंट के ऊपर जो भी बैठी हुई एड्जॉर्बेट गैस मॉलिक्यूल की जो लेयर है वो मोनोलेयर फॉर्मेशन है। वो मॉलिक्यूल जो है वन लेयर फॉर्मेशन है। इसका मतलब मोनोलेयर फॉर्मेशन है किसके अंदर, लैंगमुयर एड्जॉर्प्शन के अंदर। ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते। सेकंड पॉइंट ये है कि द एड्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल is uniform, that is it is uniform all over adsorbent। मतलब डेल्टा एच एड्जॉर्प्शन सेम। बेटा, ये जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, द एड्जॉर्प्शन ऑफ द मॉलिक्यूल इज यूनिफॉर्म, दैट इज इट इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर द एड्जॉर्बेंट। इसका मतलब जो भी गैस मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेंट के आकर बैठते हैं उनका जो भी अरेंजमेंट होता है वो यूनिफॉर्म होता है, उनका जो भी अरेंजमेंट होता है वो यूनिफॉर्म होता है। यही बता रहा है सेकंड पॉइंट। इसका मतलब जो भी डेल्टा एच एड्जॉर्प्शन है वो कैसा है, वो सेम है।
वो बदलने वाला नहीं है, वो चेंज होने वाला नहीं है। इसका मतलब लैंगुअर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में डेल्टा एच इज कांस्टेंट या सेम या फिर चेंज होता है, ये ट्रू और फॉल्स में आता है। तो डेल्टा एच इज सेम, दे आर नॉट चेंज, ये बात ध्यान रख लो क्योंकि पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन आया हुआ है। लैंगुअर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में डेल्टा एच कांस्टेंट रहता है या फिर चेंज होता है, तो बेटा डेल्टा एच सेम होता है, इसलिए वो चेंज नहीं होता है, इट्स डजंट वेरी। ओके, जो थर्ड पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं वो देखो क्या है, द एडजॉर्ब मॉलिक्यूल्स, द एडजॉर्ब मॉलिक्यूल्स हैव नो इंटरएक्शन बिटवीन देम। मतलब जो भी एडजॉर्ब मॉलिक्यूल्स है उनमें इंटरएक्शन नहीं है, द मॉलिक्यूल्स हैव नो इंटरएक्शन बिटवीन देम, ये बताता है अपने को थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद वहाँ पे लिखता हूँ। फोर्थ पॉइंट में ये बताया है कि जो भी फिजिक्स ऑप्शन है, उस फिजिक्स ऑप्शन में जब मैं हाई टेम्परेचर करूँगा, जब मैं हाई टेम्परेचर करूँगा तो मेरे जो मॉलिक्यूल्स है वो लोकलाइज नहीं रहेंगे, लोकलाइज नहीं रहेंगे। इसका मतलब जो भी उनमें से जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक होगी और उसमें एंट्रोपी बढ़ जाएगी। इसका मतलब रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगा। कब? जब मैं कंडीशंस क्या दे रहा हूँ, एट हाई टेम्परेचर। बट एट लो टेम्परेचर पे क्या होगा, द मॉलिक्यूल्स आर लोकलाइज्ड। फिजिक्स ऑप्शन में लो टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स लोकलाइज होते और हाई टेम्परेचर पे डीलोकलाइज होते। एंड इन केमिज ऑप्शन तुम टेम्परेचर बढ़ाओ या कम कर लो, जो भी मॉलिक्यूल्स है, जो भी गैस मॉलिक्यूल है, जो भी एड्सॉर्बेट है, एड्सॉर्बेंट पर बैठे हुए, दे हैव क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड, वो लोकलाइज ही है केमिज ऑप्शन में। बट इन फिजिक्स ऑप्शन दे डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मतलब फिजिक्स ऑप्शन में जो मेन रोल प्ले होता है वो टेम्परेचर को होता है, लेकिन केमिज ऑप्शन में तुम टेम्परेचर बढ़ा लो या घटा लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। द गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज लोकलाइज्ड। यही मैं फोर्थ पॉइंट आपको लिखने जा रहा हूं। द एडजॉर्ब मॉलिक्यूल्स, द एडजॉर्ब मॉलिक्यूल्स आर लोकलाइज्ड at low temperature, but molecules are delocalized at high temperature। ये जो प्रोसेस हो रही है ये किस में हो रही है, फिजिक्स ऑप्शन में, इन फिजिकल एडसॉर्प्शन। ओके, इसमें फोर्थ में फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है कि इन केमिज ऑप्शन, इन केमिज ऑप्शन टेम्परेचर इज, इन केमिज ऑप्शन द टेम्परेचर रेंज इज हाई और लो, द मॉलिक्यूल्स आर always conjugated या localized, are always localized। ये है मेरा फोर्थ पॉइंट बेटा। लैंगमुयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में जो फोर्थ पॉइंट है ये है कि एकदम इजी है, हमने फर्स्ट लेक्चर में ये सब डिस्कस किया था। इसलिए लैंगमुयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का जो फर्स्ट पॉइंट था ये था कि द लेयर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल ऑन द सॉलिड सरफेस इज मोनोलेयर फॉर्मेशन। मतलब मोनोलेयर फॉर्मेशन है, मल्टीलेयर फॉर्मेशन नहीं है। ओके, सेकंड पॉइंट, द एड्सॉर्प्शन ऑफ द मॉलिक्यूल इज यूनिफॉर्म, दैट इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर एड्सॉर्बेंट। मतलब डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन सेम है, वो चेंज होने वाला नहीं है। इसका मतलब यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। किसमें? लैंगमुयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में। ओके, थर्ड पॉइंट, द एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल हैव नो इंटरएक्शन बिटवीन देम। मतलब जो भी गैस मॉलिक्यूल्स है उसमें इंटरएक्शन नहीं है, दे हैव नो इंटरएक्शन बिटवीन देम। ओके, फोर्थ पॉइंट, इन फिजिक्स ऑप्शन high temperature, then the gas molecules are delocalized, low temperature gas molecules are localized. But in chemis option they does not depends on temperature role, because at high temperature या और फिर low temperature पे the gas molecules are always localized. Okay, done.
ये हो गए हमारे 4 पॉइंट्स। मैं 5th पॉइंट लिखने जा रहा हूँ। 5th पॉइंट यहाँ पे लिख लाऊंगा। 5th पॉइंट ये है, दिख रहा है, यस, द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, द डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट between adsorbed molecules and gas molecules. Adsorbed molecules and gas molecule। मतलब जो 5th पॉइंट है वो ए पॉइंट है कि द डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन एडसॉर्ब मॉलिक्यूल्स एंड गैस मॉलिक्यूल। ये बताता है 5th पॉइंट। ये 5th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर PYQ भी आया है, इसलिए हर पॉइंट क्या बता रहा है ये बात ध्यान रख लो। ये पॉइंट रट लो, 5 पॉइंट रटने में कुछ नहीं जाता, ये 5 पॉइंट रट लो। लैंगम्यूर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के वैसे भी 4 मार्क के लिए सरफेस केमिस्ट्री आ रहा है, 2 मार्क लैंगम्यूर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म पे फिक्स आने वाले, इसलिए 5 पॉइंट रख लो, 2 मार्क निकाल लो। ये 5 पॉइंट हमने अभी डिस्कस किए। जो मैंने 5th पॉइंट लिखा था वो था कि द डायनेमिक इक्विलिब्रियम आर एग्जिस्ट बिटवीन द एडसॉर्ब मॉलिक्यूल्स या फिर एंड गैस मॉलिक्यूल। ओके, अब मैं ये सब इरेज करता हूँ, आप पहले नोट डाउन कर लो ये। ओके, अब इसके बाद क्या है, इधर देख ले बेटा। अब मैंने जो 5th पॉइंट लिखा था, द डायनेमिक इक्विलिब्रियम आर एग्जिस्ट बिटवीन एडसॉर्ब मॉलिक्यूल्स एंड गैस मॉलिक्यूल। मैं अब बात करूंगा रेट ऑफ एडसॉर्प्शन की। मैं यहां पे लिखता हूं रेट ऑफ एडसॉर्प्शन। मैं अब एक ड्रॉ करता हूं, इधर देख ले। सपोज दिस इज द एडसॉर्बेंट, ये क्या है, एडसॉर्बेंट है। ये क्या है, गैस मॉलिक्यूल, मतलब एडसॉर्बेंट है। द रेट ऑफ एडसॉर्प्शन इंक्रीज होना मतलब गैस मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स या मोर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड इन एडसॉर्बेंट। रेट ऑफ एडसॉर्प्शन मेरा कब बढ़ेगा, सोच लो कि रेट ऑफ एडसॉर्प्शन कब बढ़ सकता है। किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर लो टेम्परेचर करने के बाद रेट ऑफ एडसॉर्प्शन बढ़ेगा। ओके, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन कब बढ़ेगा बेटा, एडसॉर्बेट गैस मॉलिक्यूल्स एडसॉर्बेंट पर प्लेस हो रहे, आ रहे, लेकिन जब तक मोर नंबर ऑफ एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स एडसॉर्बेंट पर आके नहीं बैठेंगे तब तक रेट ऑफ एडसॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होगा। डन, इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन अरे रेट ऑफ एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल जो है वो कब आएंगे ज़्यादा, जब नंबर ऑफ वैकेंट साइड ज़्यादा प्रेजेंट होगी एडसॉर्बेंट के ऊपर। मतलब जब नंबर ऑफ वैकेंट साइड इंक्रीज होगी या नंबर ऑफ वैकेंट साइड ज़्यादा होगी, तभी तो रेट ऑफ जो भी एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स है एडसॉर्बेंट पर आके बैठेंगे ना, तब तक तो नहीं बैठेंगे। मतलब रेट ऑफ एडसॉर्प्शन कब बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ वैकेंट साइड ज़्यादा होगी तब बढ़ेगा। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ एडसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैकेंट साइड। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल किसी के ऊपर आके बैठ रहे, अरे कब बैठेंगे, जब खाली जगह होगी तब बैठेंगे ना। जब खाली जगह होगी तब कोई आके बैठ सकता है ना। इसलिए रेट ऑफ एडसॉर्प्शन कब बढ़ने वाला है, जब मोर नंबर ऑफ गैस एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल आके एडसॉर्बेट के ऊपर बैठ रहे। कब बैठेंगे, जब एडसॉर्बेट खुला है, बहुत सारी जगह वहाँ पे पड़ी हुई है, तभी गैस मॉलिक्यूल आके ज़्यादा बैठेंगे, तभी रेट ऑफ एडसॉर्प्शन बढ़ेगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ एडसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैकेंट साइड। करेक्ट। मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैकेंट साइट। नंबर ऑफ वैकेंट साइट।
और मैं एक और लिख सकता हूं कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैकेंट साइड मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ द गैस। वाई प्रेशर ऑफ द गैस? जब गैस मॉलिक्यूल को एड्सॉर्बेंट पे आकर बैठना है तब ऊपर से मुझे प्रेशर देना पड़ेगा, तब वो आके सरफेस पे बैठेंगे। मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, इसका मतलब वहां पे गैस आने वाला है। जब मैं सॉलिड की बात गैस की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं यहां पे बोल रहा हूं कि प्रेशर है। कोई मैं सॉलिड की बात करूंगा तो फिर मैं वहां पे मोल की बात करूंगा। गैस मॉलिक्यूल को एड्सॉर्बेंट के ऊपर आने के बैठने के लिए ऊपर से मुझे प्रेशर देना पड़ेगा, तभी जाके वो ज़्यादा नंबर ऑफ एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स आके बैठेंगे। इसका मतलब रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैकेंट साइड इनटू प्रेशर ऑफ गैस, इनटू प्रेशर ऑफ गैस। ये तो बात करेक्ट है। अब मैं एक टर्म यहां पे आती है, लैंगमुयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में एक टर्म आती है, वो होती है थीटा। मैं यहां पे लिखता हूं थीटा। और जो थीटा है वो क्या होता है? थीटा को हम बोलते हैं लैंगमुयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्यूपाइड साइट। फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्यूपाइड साइट किसको बोलते हैं? थीटा को बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्यूपाइड साइट। फ्रैक्शन मतलब क्या? टोटल में से जितना है ऑक्यूपाइड उसको कैलकुलेट करना। फ्रैक्शन का मतलब वही होता है ना, फ्रैक्शन का मतलब टोटल में से जितना चाहिए उतना ले लो, वही होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन, थीटा मतलब फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्यूपाइड साइट है। मतलब आपको थीटा क्या है ये पता है। थीटा क्या है? तो थीटा है फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्यूपाइड साइट। कौन सी साइट है? ऑक्यूपाइड साइट है। ये बात तो आपको पता है, अभी पता चली। ओके, अब मैं यहां पे लिख सकता हूं जो भी थीटा है वो उसको मैं क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड लिखो या फिर अनऑक्यूपाइड भी लिख सकता हूं। सबसे पहले नीचे लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ साइट, टोटल नंबर ऑफ साइट, और वहां पे लिखूंगा कि नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट। मतलब थीटा क्या है? टोटल नंबर ऑफ द ऑक्यूपाइड साइट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द ऑक्यूपाइड साइट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ साइट। ये बात तो कंफर्म है, ये बात सही भी है। ओके, अब rate of adsorption is directly proportional to number of the vacant site is and multiplied by pressure of the gas, correct। थीटा क्या है? तो फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्यूपाइड साइट है। यस, फ्रैक्शन का थीटा का मतलब क्या होता है बेटा? तो थीटा का मतलब होता है नंबर ऑफ द ऑक्यूपाइड साइट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द साइट। ओके, अब मुझे एक बात आपको पूछनी है। कौन सी बात पूछनी है? सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। कौन सा एग्जांपल देता हूं? सपोज टोटल नंबर है 10, टोटल नंबर है 10। सपोज टोटल नंबर 10 है, उसमें ऑक्यूपाइड 2 है, ऑक्यूपाइड 2 है, तो बचे कितने? 8 बचे ना। टोटल 10 थे, उसमें से ऑक्यूपाइड 2 थे, तो जो 8 था वो क्या था? वो अनऑक्यूपाइड थे। ऑक्यूपाइड 2 थे तो फिर जो 10 माइनस 2 हुआ तो 8 आ गया। मतलब 8 क्या आया? 8 आ गया अनऑक्यूपाइड। ये तो समझ आ गया? 8 क्या आ गया? अनऑक्यूपाइड आ गया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इधर देख लो। थीटा इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द ऑक्यूपाइड साइट डिवाइड नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ साइट। ये तो है। सपोज मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं टोटल नंबर ऑफ साइट से, टोटल नंबर ऑफ साइट से। थीटा को मैंने नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट डिवाइड बाय टोटल नंबर साइट को मल्टीप्लाई किया टोटल नंबर ऑफ साइट से। क्या हो गया? ये और ये कट गया, कट तो गया, बचा क्या? थीटा इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट। मतलब मुझे पता चला कि थीटा क्या है? थीटा है नंबर ऑफ द ऑक्यूपाइड साइट। सपोज नंबर ऑफ द ऑक्यूपाइड साइट है, ये मुझे पता चला। अब मैं एक बात आपको पूछता हूं, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? 1। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? 1। ओके, 1 होता है। थीटा मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट। थीटा मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट। अरे थीटा मतलब नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट है, तो नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस थीटा। थीटा मतलब नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट, अनऑक्यूपाइड के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा ना थीटा में से। मतलब 1 माइनस थीटा, मतलब 1 तो है माइनस थीटा। ये हो गया मेरा नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट का फॉर्मूला। क्या? 1 माइनस थीटा। ओके, अब मुझे एक बात ध्यान से बतानी है आपको कि ये तो मैंने बता दिया
मैं यहाँ पे लिखूंगा इसे टोटल नंबर ऑफ साइट, टोटल नंबर ऑफ साइट। ओके, तो मुझे थीटा क्या मिला, नंबर ऑफ ऑक्युपाइड साइट। ओके, नंबर ऑफ ऑक्युपाइड साइट, इतना तो आपको समझ आ गया। ये मैं साइड पे करता हूँ। अब मैं वहाँ पे आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैकेंट साइट इनटू प्रेशर ऑफ द गैस था। ओके था। अब एक बात ध्यान रखो, सपोज कोई ए गैस है, सपोज कोई ए गैस है, कुछ तो सॉलिड है यस मतलब, और जब मैं इक्विलिब्रियम का साइन यूज कर लूँ तो फिर क्या आएगा, ए एस तो कॉम्प्लेक्स बन ही जा रहा है, लेकिन जब मैं इक्विलिब्रियम का साइन यूज कर लूँ तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी हो रहा है और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन भी हो रहा है बेटा। जब मैं इक्विलिब्रियम का साइन वहां पे लगा लूँ तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्या हो रहा है, डिसॉर्प्शन भी हो रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन मतलब के ए बी और के डी बी। ओके, अब रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ द वैकेंट साइट इनटू प्रेशर ऑफ द गैस, ये आपको पता है। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन मतलब आर ए लिख सकता हूं ना, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन मतलब आर ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैकेंट साइट। नंबर मतलब एन लिख सकता हूं। अरे वैकेंट साइट मतलब मैंने अभी बताया ना, ऑक्यूपाइड है मतलब थीटा है, मुझे वैकेंट निकालना पड़ेगा तो 1 माइनस थीटा निकालना पड़ेगा, इसका मतलब 1 माइनस थीटा। ओके, और प्रेशर ऑफ द गैस क्या है, पीए। प्रेशर ऑफ द गैस क्या है, पीए। उसके बाद जो भी आर ए है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकलने के बाद क्या आता है, के इज इक्वल टू के एन 1 माइनस थीटा इंटू पी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन का ये जो निकाला वो निकाला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन मैं इसको बोलता हूं। ओके, अब इसके बाद रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन के बाद जब मैं बोलूंगा कि मुझे रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के बारे में बताना है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन के बारे में बताना, इसका मतलब नंबर ऑफ अनऑक्युपाइड साइट कितना है। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनऑक्युपाइड साइट, लेकिन रेट ऑफ डिसॉर्प्शन मुझे बढ़ाना है तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्युपाइड साइट मुझे बताना पड़ेगा ना। रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्युपाइड साइट, और नंबर ऑफ ऑक्युपाइड साइट का फॉर्मूला क्या था, थीटा था। नंबर ऑफ अनऑक्युपाइड साइट का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस थीटा था। मतलब मैं अब इसको यहां पे लिखूंगा कि रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, अब बोले तुम कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन का इक्वेशन निकाला, ठीक है, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन का क्यों, अरे इक्विलिब्रियम लिखा है ना, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन होने ही वाला है, इसलिए मैंने वहां पे ये आपको बताया क्या है। ओके, अब रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्युपाइड साइट, नंबर ऑफ ऑक्युपाइड साइट इनटू क्या है, इनटू प्रेशर ऑफ द गैस, इनटू प्रेशर ऑफ द गैस। अब रेट ऑफ डिसॉर्प्शन मतलब आरडी is directly proportional to, RD is directly proportional to number of the occupied site in, मतलब n, और occupied site मतलब क्या, थीटा, मतलब n इंटू थीटा इंटू थीटा। अब मुझे एक बात बता दो, मैंने ये गलती की है, आपको समझ आ गई क्या। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैकेंट साइट इंटू प्रेशर ऑफ द गैस, ये मुझे पता है, ये सही है। रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के लिए नंबर ऑफ ऑक्युपाइड साइट सही है, प्रेशर क्यों, प्रेशर नहीं, इसका मतलब प्रेशर ऑफ द गैस कट करना पड़ेगा बेटा। कभी कभी खुद भी समझ लो कि मैं सब कुछ जो लिख रहा हूँ वो सही है क्या, समझ आ गया। क्योंकि रेट ऑफ डिसॉर्प्शन की बात करेंगे तो फिर वो प्रेशर क्यों आएगा, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्युपाइड साइट इनटू प्रेशर ऑफ द गैस नहीं आएगा, सिर्फ रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर नंबर ऑफ ऑक्युपाइड साइट आएगा बेटा। ओके, मतलब आर डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन थीटा, इसका मतलब आर डी इज इक्वल टू के एन थीटा, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। आर डी इज इक्वल टू के एन इंटू थीटा। ओके, ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन, ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। मैंने अभी बताया के इक्विलिब्रियम होता है, इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन होता है। मैं लिख लूंगा एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन का इक्वेशन है मेरे पास के एन 1 माइनस थीटा इंटू पी इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन का मेरे पास क्या इक्वेशन, के इंटू एन इंटू थीटा। इसमें से क्या क्या कट होने वाला है, एन और एन तो कट हो गया, क्या बच गया, के एड्सॉर्प्शन मतलब के ए लिखूंगा, डिसॉर्प्शन मतलब के डी लिखूंगा। ओके, के ए 1 माइनस थीटा इंटू पी
इज इक्वल टू के डी इंटू थीटा। क्या बच गया मेरे पास, के ए 1 माइनस थीटा इंटू पी इज इक्वल टू के डी इंटू थीटा। अब ये मेरे पास बच गया, इसका मतलब के ए भी है 1 माइनस थीटा इंटू पी है इज इक्वल टू के डी थीटा है। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा, अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, तो के ए डिवाइडेड बाई के डी। बेटा के ए डिवाइडेड बाई के डी मैंने आपको कहाँ पे बताया था, और एक बार मैंने एक क्वेश्चन लिया था और इसमें यह बताने के लिए था कि मुझे जो कंसेप्ट आपको बतानी थी, किस अप्रोच से न्यूमेरिकल सॉल्व करना था, इसलिए मैंने आपको के ए डिवाइडेड बाई के डी, इसका मतलब के इक्विलिब्रियम होता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने अपने को एक क्वेश्चन दिया था। एक्टिवेशन एनर्जी वो कंसेप्ट को एक न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते, उसके हिसाब से इस फॉर्मेट का यूज करके ज़्यादा कैलकुलेटिव पार्ट में नहीं जाने का, सीधा 1 अपॉन के डी टाउ इक्वल टू टाउ नॉट, ये जो फॉर्मूला था ना वो टाउ इक्वल टू टाउ नॉट वाला, जो भी लाइफ टाइम का, उसमें के ए अपॉन के डी इज इक्वल टू म्हणजे 1 अपॉन के डी को वहाँ पे हम टाउ बोलते थे, यही बात है। के ए अपॉन के डी मतलब क्या है, तो के इक्विलिब्रियम होता है बेटा, के इक्विलिब्रियम होता है, इसका मतलब ही के होता है, इसका मतलब क्या होता है, के होता है, मतलब के ए डिवाइडेड बाई के डी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा के ए डिवाइडेड बाई के डी, के ए डिवाइडेड बाई के डी इंटू पी, के ए डिवाइडेड बाई के डी इंटू पी इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस थीटा। के ए डिवाइडेड बाई के डी इंटू पी इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस थीटा। इसको मैं अच्छे टर्म से लिखता हूँ, के ए डिवाइडेड बाई के डी तो के है, के पी इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस थीटा, यही है बेटा मेरा फॉर्मूला। के ए अपॉन के डी को तो मैंने के बोल दिया, इंटू प्रेशर में पी है, इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई क्या है 1 माइनस थीटा, मतलब के पी इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस थीटा, के पी इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस थीटा, के पी इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस थीटा, रट लो, के पी इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस थीटा, के पी इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस थीटा। प्रॉब्लम आए, IIT जाम एंट्रांस एग्जाम में प्रॉब्लम आए, CUTPG में आए, बोर्ड एग्जाम में भी प्रॉब्लम आए, के पी इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस थीटा। ओके, ये है एक फॉर्मूला। अब वो कभी कभी क्या करते, के पूछ लेते, सिर्फ क्या पूछ लेते, के सिर्फ पूछ लेते, के पी इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस थीटा, ये तो फॉर्मूला है, लेकिन कभी कभी के पूछ लेते हैं, तो हम के की जब बात करेंगे तो के इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस थीटा इंटू पी। क्या, के इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस थीटा इंटू पी, कुछ नहीं। के कभी पूछा तो फॉर्मूला लगाएंगे थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस थीटा इंटू पी। नॉर्मल फॉर्मूला तो आपको पता है, के पी इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस थीटा। के पूछ लिया तो थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस थीटा इंटू पी, सिर्फ ओ पी है जो 1 माइनस थीटा के बगल में जाके मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, इतना ही है। तो कभी कभी वो क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू भी पूछते हैं, और जब जब कभी कभी उन्होंने थीटा की वैल्यू भी पूछा है, थीटा मतलब फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्यूपाइड साइड की वैल्यू उसने पूछे, उसके लिए फॉर्मूला होता है के पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस के पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस के पी, ये है थीटा का फॉर्मूला। के पी इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस थीटा, ओके, के इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस थीटा इंटू थीटा, ओके, थीटा इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस के पी, थीटा इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस के पी। अरे मेन फॉर्मूला तो एक ही है कि के पी इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस थीटा, उसके बाद के निकालना है तो थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस थीटा इंटू पी, और उसके बाद अगर थीटा ही निकालना है तो के पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस के पी। अब के पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस के पी, इसका बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच उसके ऊपर लगाना पड़ता है, 2-4 स्टेप कराना पड़ता है, उसके बाद वो फॉर्मूला आता है। लेकिन उतने क्यों परेशान होना है, सीधा फॉर्मूला लिख लो, थीटा इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस के पी, दो प्रॉब्लम सॉल्व करो और 2-4 मार्क लो, बिकॉज दिस इज एंट्रांस एग्जाम, एक लिमिटेड टाइम होता है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इसलिए ज़्यादा क्यों आया, प्रूव क्यों, हाँ डेरिवेशन क्या है, ये एंट्रांस एग्जाम है, और एंट्रांस एग्जाम में जितना कम समय में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, वो भी विथ करेक्ट, तो फिर नहीं तो फिर थीटा इक्वल टू के पी 1 प्लस के पी कैसा आ गया, उसके कुछ मैथमेटिकल टूल है, उसके बाद वो आ गया, लेकिन जो मेन फॉर्मूला है के पी इज इक्वल टू क्या
थीटा 1 माइनस थीटा, ये मैंने डिराइव करके दिया। पी के निकालना है तो 1 माइनस थीटा के बगल में पी लिख लो, या थीटा इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस के पी। ये फॉर्मूले रट लो बेटा। ये लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ये बताता है। ये प्रॉब्लम ये एग्जाम में आए हुए प्रॉब्लम्स है इसके ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर, या फिर मैंने जो भी पॉइंट बताए थे 5, वो 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म विच पॉइंट्स आर फॉलो, या विच स्टेटमेंट आर फॉलो और नॉट, ऐसे क्वेश्चंस आते। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो। आज ये मैंने फॉर्मूले आपको बता दिए। कल फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में हमने पढ़ा था। अब लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में जो भी फॉर्मूले हो गए, इसके ऊपर हम कल कैसे प्रॉब्लम्स आए थे, PYQ, इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसलिए कल क्या करो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ा था, और थर्ड लेक्चर मतलब जो आज आप देख रहे हो इस लेक्चर में क्या पढ़ा था, तीनों लेक्चर का टोटल रिवाइज समराइज करके हम फोर्थ लेक्चर में जाएंगे और वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कैसा प्रॉब्लम पूछता है उसके ऊपर ये हम कल देखेंगे। आज ये थियरी फॉर्मूला कैसे आ गया, टोटल लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कंसेप्ट हमने देख ली। कल प्रॉब्लम देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।